चलो आज देखते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेश चैप्टर एकदम यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन देखे थे, याद है कुछ? तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एनसीईआरटी में दोनों कंबाइंड है, मैंने एक ही चैप्टर में दोनों कर दिया। पर हम लोग का जो बिहार बोर्ड का किताब है उसमें थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग कर दिया तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के मतलब पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जैसे ये मान लीजिए प्रकाश का ये किरण है, और ये किरण अगर यदि समतल दर्पण पे पड़ता है या फिर कोई भी दर्पण पे पड़ता है तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी कि वो वापस चला जाता है कि नहीं, परावर्तित होकर के। और अगर ये यही कांच है, ये कांच है और यही कांच को सिर्फ कलई कर दिए, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिए, पेंट कर दिए, पेंट कर दिए हैं, तो वो परावर्तित हो जा रही है। बात समझ में आ रहा है? और अगर यदि वही किरण है और अगर कलई नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, पार हो जाएगा। और जब पार हो जाएगा तो थोड़ा सा अपना रास्ता से वो विचलित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप खूब स्पीड से गाड़ी में जा रहे हैं हाईवे में, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अपनी जो है स्पीड को कम कर देता है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार अगर यदि तुमको प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराना होता है, किसी भी माध्यम का ले लो तुम, तो प्रकाश क्या होता है, थोड़ा सा अपने रास्ता से हट जाता है, मुड़ जाता है, भाग जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से समझते हैं। अब इसमें समझो क्या है कि अपने रास्ता से क्या होगा, थोड़ा सा भटक जाएगा। जैसे सीधा आ रहा था तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, है कि नहीं, लेकिन ये ऐसे न जाकर के क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाता है। एकदम यहीं से शुरू करते हैं। इस किरण को क्या कहते थे, आपतित किरण। तो इस किरण यहां भी क्या होगा, आपतित किरण ही ना होगा। ये क्या हुआ, परावर्तित किरण। पर ये क्या होगा, अपवर्तन, अपवर्तित किरण। बात समझ में आ रही है? जैसे सेम चीज है, ये परावर्तन हो गया तो परावर्तित किरण हो गया, ये अपवर्तन हो गया तो अपवर्तित किरण। टकरा के लौट जाना परावर्तन है, टकरा के हेल जाना, घुस जाना क्या होता है, अपवर्तन है। तो ये अपवर्तन हो जाएगा। ये क्या है, तो इसमें भी अभिलंब ये है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते थे, आई, यानी कि आपतित कोण। तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। ये क्या होता था, अब गौर करो बात को, ये तो है नहीं, ये तो हम ऐसे ही बना दिए, है कि नहीं। ये क्या है, अभिलंब, और ये अपवर्तित किरण, ये दोनों के बीच में आर हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो इसमें क्या होता था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, इसमें क्या होता है, एंगल आई बटे एंगल आर। इसको कहते हैं साइन या फिर जया। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि यही है स्नेल का नियम। सवाल पूछता है बार बार कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम एंगल आई बटे एंगल आर। ठीक है, तो इसको अब जो हम लोग यहां तक समझे, इसका एक ही मकसद है कि अपवर्तन किसको, माने अपवर्तन होता क्या है। बात समझ आ रही है? तो ये समझ में आया कि हेल जब जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। और जब मतलब टकरा के लौट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अपवर्तन लिख करके अंडरलाइन डैश करो।
लिखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने पूर्व पथ से, तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन लिखे, उसमें हम लोग एक वर्ड नया सुनने को आया, माध्यम। माध्यम का मतलब क्या होता है? तो माध्यम का मतलब होता है, माध्यम का मतलब होता है जिससे होकर के उसको पार करना हो रहा है। ठीक है, माध्यम जो होता है प्रकाश का हमेशा पारदर्शी ही होता है, होना चाहिए, हो ना हो वो अलग बात है। प्रकाश का माध्यम पारदर्शी ही होना चाहिए। मतलब यह है, प्रकाश पार किस में करेगा? पारदर्शी में ही ना। अपारदर्शी में पार करेगा क्या? नहीं पार करेगा। जैसे मान लो हम हवा ले लिए और कांच ले लिए, तो हवा से जब कांच में प्रवेश करेगा, ये मान लीजिए कांच का स्लेब है, ये हवा है यहाँ, ठीक है। प्रकाश आया, कांच के स्लेब पर पड़ा, उसको जाना चाहिए था ऐसे, वो नहीं जा पाया और ऐसे मुड़ गया। क्यों मुड़ जाता है वो कारण हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन हवा और कांच की जब बात करेंगे तो वो क्या होगा, फिर जब हवा आता है तो वो दूर भागता है। और यहाँ पे इसका माध्यम, इसका जो ये हो गया तुम्हारा अभिलंब, ठीक है। तो हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तब क्या होता है कि वो प्रकाश जो है मुड़ जाता है, यानी कि यही तो इसका माध्यम हो गया। समझ में आ रही? माध्यम का मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से होकर के पार कर रहा है। आपको याद है सवाल पूछता है तारे टिमटिमाते क्यों है? तो प्रकाश का अपवर्तन उसका कारण है। कैसे टिमटिमाता है, क्यों टिमटिमाता है, इसका पूरा रीजन धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे। इस चैप्टर के आगे जैसे बढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर में सारा का आंसर दिया हुआ है। तो हवा, कांच, पानी, वायुमंडल का अनेक प्रकार का गैसेस सब क्या है? माध्यम है। और यही सब क्या कहलाता है? माध्यम। माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितने प्रकार का हो जाता है? माध्यम हो जाता है दो प्रकार का। माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। माध्यम का दो प्रकार है, एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन का मतलब वो ऐसा चीज जो ज्यादा घना हो। जैसे हम बात करते हैं कांच और हवा में कौन ज्यादा घना होगा? कांच ज्यादा घना होगा। अगर हम हवा और पानी में, पानी और हवा में कौन ज्यादा होगा? पानी होगा। अब मान लेते हैं पानी
और मान लिए घी, ये दोनों में कौन ज्यादा हो गया? घी ज्यादा घना हो गया ना, तो यहाँ होगा घी, यहाँ होगा पानी। अच्छा जल लिखना है ना, जल लिख दो जल। ठीक है, एक चीज आप गौर किए कि यहाँ जो जल है सघन, वही जल कभी कभी क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। तो कभी कभी नहीं, जैसे सिचुएशंस के अनुसार, जिस तरह सिचुएशन आता है उसी प्रकार सघन और विरल क्या होता है, आपस में बदलते रह जाता है। जैसे तुम अगर तुलना जिससे करोगे उसी से ना होगा। जैसे बता, ये मान लो, ठीक, और एक ये है, ज्यादा मोटा कौन है? ये मोटा है ना? अब मोटा कौन है? अब मोटा कौन है? ये वाला। मतलब क्या है कि मोटा था, और सामने ज्यादा मोटा आ गया था, अब वो मोटा नहीं रह गया, इसके तुलना में ये मोटा हो गया। मतलब ये है कि सामने कौन है उससे तुलना किया जाता है। सामने अगर उससे भी तगड़ा आदमी है तो ओकरा मोटा थोड़ा बोलेगा। बात समझ आ रही है? खली के सामने मान लो किसी को तुम खड़ा कर दिया तो उसके सामने सब पातरे रहेगा। बात समझ आ रही है? इतना तगड़ा आदमी है। चलिए, तो यही चीज है सर, या नोट करके लिख देते हैं, यहाँ पे नोट कर लो, इसको लिख लो फिर नोट करेंगे। ठीक है, नीचे जगह ही नहीं बनता है। नीचे लिख लेना नोट करके, जो ज्यादा घना होगा वह सघन कहलाता है। जो कम घना होगा वह विरल कहलाता है। कोई भी माध्यम हमेशा सघन नहीं हो सकता। निर्भर करता है उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है। यही है, लिख दो इसको। प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखते हैं। तो अपवर्तन का नियम समझिएगा क्या है। ये क्या है, ये कांच का स्लेब है, ये क्या है, कांच। और यहाँ मान लो
अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है। एक बात और बताओ कि प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करता है? प्रकाश की चाल सघनता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है मीन्स ओकरे अनुसार चलेगी, है ना। अभी तुम लोग किस पे निर्भर करते हो? अपने पेरेंट्स के ऊपर ना। वो बोलेगा कि पढ़ने छोड़ के मछली मारना शुरू कर दो, क्या करोगे? उपाय क्या है ना। लेकिन गलत का विरोध करना है। माँ बाप भी बोल देता है कि पढ़ने छोड़ करके तुम जो है गाय चराओ, तो आपको बोलना है कि ये काम नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। ये नहीं कि ठीक है माँ बाप है तो फिर सब कुछ सही है। तो प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करेगा? सघनता पर। तो सघन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? अपना स्पीड को कम करेगा। गौर करिएगा, सघन से जब विरल जाएंगे, सघन से जब विरल जाएंगे तो क्या होगा? चाल घटती है कि बढ़ती है? सघन से जब विरल जाएंगे चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नरी मैंने लिख ले पर ध्यान है तुम लोग का। चाल बढ़ जाती है। सघन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मान लो हम कांच, और यहाँ मान लिए क्या? हवा। तो हवा, कांच से जब हवा पे जाएगा तो क्या होगा? चाल बढ़ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर यदि विरल से हम सघन ले गए, विरल से सघन ले गए तो चाल क्या होगा? चाल घट जाता है। मतलब सर हवा से जब कांच में ले जाइएगा, ठीक है, तो चाल किस पे निर्भर कर रहा है? सघनता पर। जितना ज्यादा सघन वो उतना ही स्पीड कम, है ना। अब बात बताओ सबसे ज्यादा चाल किस में होगा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कब होता है? निर्वात में। अब निर्वात का मतलब क्या? निर्वात का मतलब क्या? निर्वात का मतलब वैसा जगह जहां हवा भी ना हो, वैक्यूम, अंतरिक्ष, है ना। वैसे जगहों पे क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। तो कितना ज्यादा होता है? 3 × 10⁸ मीटर, ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। और लगभग लगभग हवा का भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दें? नहीं, लिखो पहले फिर मिटा देते। देखो, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸ है ना। सबसे अधिक प्रकाश की चाल इसमें हो गई। हवा में भी लगभग लगभग बराबर होता है, इसीलिए हवा में भी लिखेंगे। हवा में पूछ दिया, हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁸मीटर। पानी में कितना हो जाएगा? पानी में थोड़ा सा और कम कर दो, 2.25 × 10⁻⁸मीटर। थोड़ा सा और कर देते हैं, कांच का लिखो, कांच का कितना हो जाएगा? थोड़ा सा और कम कर दो, 2 × 10⁻⁸मीटर। ये सब इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लेना, लिख लो फिर। देखो, कुछ कुछ प्रभाव जो है अपने डेली लाइफ में यूज होता है इसका। फिजिक्स इसलिए भी इंटरेस्टेड होता है क्योंकि हम लोग अपने लाइफ से उसको क्या करते हैं? जोड़ भी लेते हैं, है कि नहीं। तो आप गौर कीजिएगा बात पर। कुछ कुछ ऐसा चीज हम बताएंगे जो तुम लोग को लगेगा कि शायद ऐसा होता है, लेकिन आज तक शायद गौर भी नहीं किया होगा।
पानी जब भर जाता है एक बाल्टी में, पानी जब भर जाता है तो आपको लगता होगा पेंदी ऊपर आ गया उसका। जब पानी भर जाता है तो पेंदी क्या हो जाता है, ऊपर लगता है। सतुआ पीने को गया है कि सत्तू पीता है? सत्तू पीता है, सत्तू जो पिलाता है वो देखना नींबू रखता है गिलास में काट के। नींबू वो बड़ा दिखता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, माने साइज से वो बहुत बड़ा दिखता है कि नहीं वो। और आज घर जाना और घर जाकर के एगो काम करना है तुमको। क्या काम करना है? तो पानी जो है बाल्टी में भर लेना, और इसमें एक छड़ी डालना, ठीक है। ये चलो इसको कांच में करना, माने गिलास, कांच का गिलास में करना, ठीक है। बाल्टी में करोगे दिखेगा ही नहीं, तो कांच का गिलास में करना। और कांच के गिलास में करोगे तुमको समझ में आएगा कि ये चीज जो है वो कुछ माने उठा हुआ नजर आता है कि नहीं, ये ऐसा नजर आता है। कोई समझ में आ रही बात? मुड़ा हुआ, सॉरी उठा हुआ बोलते, तो वो नजर आता है। क्यों नजर आता है? इसका भी पीछे रीजन यही है। आप बाल्टी में पानी भर लेना, और बाल्टी में पानी भरने के बाद या फिर गिलास में किसी में भी पानी भर लेना और उसमें एक सिक्का डाल देना, वो सिक्का तुमको उठा हुआ नजर आएगा बगल में कहीं, है कि नहीं? तो ये सब प्रक्रिया जो हो रही है उसका एक ही रीजन है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि जब हम लोग यहाँ जब देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो है ये क्या हो गया, पानी इसके अंदर सघन है और ये विरल है, तो इसका कारण ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये उठा हुआ नजर आ रहा है। ये गिलास के अंदर जो नींबू है वो साइज से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छड़ी जो है वो मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, या पेंसिल मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये सिक्का जो है जमीन एकदम तल में है, तल में लेकिन नहीं दिखेगा, वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये सब सारा कारण जो है वो क्या कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो जीवन में पूछ देता है सवाल कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव लिखें, तो आपको ये लिख देना है। बात समझ आ रही? लिख देते हैं इसको, लिखिए। छाप लो फिर लिखते हैं। लिखो, एक नंबर देके लिखो। बाल्टी में पानी भरने के बाद बाल्टी का पेंदी उठा हुआ नजर आना, ये इसी का कारण है। दूसरा, कांच के गिलास में नींबू बड़ा दिखना, कांच के गिलास में पेंसिल का मुड़ा दिखना, पेंदी का सिक्का उठा हुआ आना। ठीक है, देखो पानी में जब बाल्टी में जब पानी भर देते हैं उसके बाद उसकी पेंदी उठ जाता है, उठ नहीं जाता है, एक्चुअली दिखता है वो ऐसा। कांच, अगर कांच के गिलास में नींबू है, इसमें पानी भरा होता है,
पानी भरा हुआ है सब में, ठीक है ना। तो पानी इसमें भी पानी भरा हुआ है, ये मान के चलेगा। तो पानी जब भरा रहता है तो वो क्या होता है, नींबू बड़ा दिखता है। कांच के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या पेंदी जो है सिक्का जो है पेंदी में है, वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखना, ये सब सारी प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। इसीलिए हम लोग इस सब चीज जो है इसी में पढ़ते हैं। देखो इसको आगे,